हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें आपका पेट का सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं। और यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है, कब कौन सा लेक्चर आता है, कब कौन सा प्रैक्टिस सेट आता है। सुबह 7 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, रात के 9 बजे तक रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीके जीएस, आपका पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस और डीआई, तो ये दोनों पार्ट जो हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, आपका जो भी वीक है उस पर आप काम कर सकते हैं। जीए आपकी 10 मार्क्स की आती है और डीआई आपकी 20 मार्क्स की आती है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगले पेज पे चलेंगे और देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है हमारे कुछ, यूसीआई डिजिटल टेलीग्राम पर भी है, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं और फेसबुक पे भी हैं। इनसे आपको क्या होगा कि हमारे बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, कौन सा नया कोर्स आ रहा है, इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ से अपडेट ले सकते हैं। और परचेज करने के लिए आपको जाना होगा रेविंग्स और काबिल ऐप पर। तो यहाँ पर रेविंग्स और काबिल 2 ऐप हैं, एक इनमें से कोई भी आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। इजी टू ऑपरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर हम कोर्सेज की बात करें कि इन 2 ऐप्स को इंस्टॉल करके आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर 2 कोर्सेज हमारे देख पाएंगे। पहला है लूसेंट का कोर्स, जो 199 रुपीज़ में ईच सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको जीएस मिल जाएगी, अर्थमेटिक मिल जाएगी, फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो कैब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस कराई गई हैं, फोकस आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, बिकॉज ये कोर्स जो है वो हिंदी में रहेगा। अगली बात हम करेंगे, नेक्स्ट कोर्स जो है वो हमारा एनडीए का है, जो 6 मंथ के लिए अवेलेबल है फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 600 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जो आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। और एक बार नहीं, कितनी भी बार, अनलिमिटेड टाइम्स। वैसे क्या होता है कि आपको एक बार पढ़ा दी गई कोई चीज़ क्लास में, फिर दोबारा नहीं पढ़ाई जाती है या छूट जाती है कोई बात। वहाँ पर क्या है, आपको 600 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप लगातार देख सकते हैं उनको 6 महीने तक। और इसी तरह से 1 ईयर के लिए भी पैकेज है हमारे पास, सेम क्लासेस आपके पास 1 ईयर के लिए भी ओपन रहेंगी। तो जिस तरह से आपका इंटरेस्ट है, आप चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और जो आपका सिलेबस है एनडीए सीडीएस का, उसको देखते हुए ही इन कोर्सेज को बनाया गया है। आज हम प्रेसिडेंट पे बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी हमने प्रेसिडेंट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज भी हम राष्ट्रपति के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और ये राष्ट्रपति पार्ट 2 रहेगा, और इसके 2 पार्ट्स और आएंगे। राष्ट्रपति इस बार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्वेश्चन इस बार आने बनते ही बनते हैं। क्योंकि इस बार इलेक्शंस भी हुए हैं, नई नई राष्ट्रपति भी बनी है हमारी, और वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। चलो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। लाइक भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पीचमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। हम इसको कैसे क्या करते हैं, इम्पीचमेंट के जरिए हम राष्ट्रपति को हटाते हैं। किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, यानी कि ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये दोषपूर्ण है। अब इसमें से बताना है कौन सा दोष नहीं है। चलो देखते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल सही है ये बात कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा होता है तब तो हम विधानसभा के जो लोग होते हैं उनको शामिल करते हैं, लेकिन जब हमें उनको हटाना होता है तब हम उनको शामिल नहीं करते। पहला ये पॉइंट, और ये बात सही भी है। दूसरा कह रहा है महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। तो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक क्या कर सकता है, आरोप लगाएगा और दूसरा उस आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराई जाएगी। तो वाकई में ये बात नहीं बताई गई है कि संसद में जो लोग हैं वही जांच करेंगे या कोई सीबीआई टीम या फिर इस तरह की कोई टीम बना करके उससे जांच कराई जाएगी। ठीक। अगला कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि राज्यसभा में जो भी सीटें खाली हैं तो उस पर क्या कर दिया जाए, मनोनीत कर सकता है वो राष्ट्रपति? सबको पता है कि राष्ट्रपति मनोनयन करता है, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, अपने फेवर में जो लोग हैं उनको मनोनयन करा देगा, उनको क्या कर देगा, नॉमिनेट कर देगा राष्ट्रपति, और फिर उनके हिस्से के वोट भी ले लेगा। इससे क्या होगा कि जो महाभियोग हो रहा था और उसमें वोटिंग की कमी पड़ रही थी कि इनको इम्पीच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर वो लोग आ जाएंगे तो इम्पीच नहीं होने से बच जाएंगे। चौथा कह रहा है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, ठीक है, यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जनता अभियोग लगाएगी या संसद अभियोग लगाएगी? सी जो है वो इसका क्या है, दोष नहीं है। सी जो है ये दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो उसका काम ही है ना कि 2/3 से अपने विरुद्ध पारित होना चाहिए उसका जो भी क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है। तो उसमें क्या करेगा, वो तो अपने जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनको नॉमिनेट करना उसका काम है, नॉमिनेट करके अब वो वोट उसके पक्ष में देते हैं, राष्ट्रपति के या फिर विपक्ष में देते हैं, वो तो अलग बात है, बट मनोनीत करना तो उसका काम ही है। तो ये जो है ये दोषपूर्ण नहीं है। बाकी ए, बी और डी जो है ये वाकई में दोष हैं किसके, यानी कि ये लूप होल्स हैं, ये कमियां हैं इम्पीचमेंट की जो यहाँ पर बताई गई हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI। राष्ट्रपति को शपथ अभी किसने दिलाई थी? प्रधानमंत्री ने, अटॉर्नी जनरल ने या फिर महाधिवक्ता ने? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मेन जज, और उसी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं CJI, ठीक है। इस बार के जो 49th नंबर के CJI अभी बने हैं उनका नाम है जस्टिस UU ललित। क्या नाम है? जस्टिस UU ललित। इनको 49th नंबर का जस्टिस बनाया गया है, और इन्होंने 48th नंबर के जो जस्टिस थे CJI थे कौन? AV रमन्ना, उनको क्या किया है? रिप्लेस किया है। तो ये छोटे छोटे से करंट अफेयर हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के तहत के समक्ष अनुच्छेद 60 के तहत वो क्या करता है? शपथ लेता है। अगला सवाल है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के समक्ष कौन शपथ लेता है, या किसके समक्ष शपथ लेता है? क्वेश्चन इतना समझो, और क्वेश्चन में भी एक पॉइंट है कि सपोज CJI शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है यानी कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं CJI को। इन केस CJI अगर एब्सेंट है, वो बीमार है, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, या उनकी बेटी की शादी है और वो लंदन में है, या इस तरह का कुछ भी हो सकता है, CJI इस समय एब्सेंट है, तो क्या होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे क्या है वरिष्ठ जज है वो ना शपथ दिलाएगा। यानी अगर CJI नहीं है तो कौन? सुप्रीम कोर्ट के जो बिल्कुल सीनियर जज हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर राष्ट्रपति को CJI शपथ नहीं दिला पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो फिर उनकी जगह कौन शपथ दिला सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, ठीक। अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? देखो, जब राष्ट्रपति काम करने में असमर्थ होते हैं तो उनका काम जो है उपराष्ट्रपति देखने लगते हैं। अब दोनों ही अगर नहीं है तो फिर कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, C यानी कि CJI। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इसलिए ज़रूर याद रखें कि अगर आपके प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, अकस्मात डेथ हो जाती है, रिज़ाइन कर दें वो, या फिर कुछ भी कोई भी दिक्कत है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट उनके कार्य को देखते हैं तुरंत, ठीक है, तुरंत वाइस प्रेसिडेंट उनके काम को। अगर दोनों नहीं हैं, मान लो इनकी डेथ हो गई और ये मीटिंग के लिए गए थे कहाँ पर? युआन गए थे, ठीक है, या फिर ये गए थे कहीं और, अब बचेगा कौन? ये बचेंगे, ठीक। तो ये क्या करेंगे? CJI पूरा कार्यभार संभालेंगे जो प्रेसिडेंट का होता है, और ये फिर उस समय CJI नहीं रहेंगे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे।
अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अपना न्याय किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, याद रखना ये दोनों अपना अपना रेजिग्नेशन लेटर एक दूसरे को देते हैं। अब जैसे जितने भी आपके रेजिग्नेशंस होते हैं वो हमेशा अपने से ऊंचे पद वाले को दिए जाते हैं। जैसे एमपी हैं, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको देंगे, या फिर राज्यसभा वालों को देना है तो वो सभापति को देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने से कम उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं। याद रखना है कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनको शपथ कौन दिला रहा है? शपथ दिला रहे हैं सीजेआई, लेकिन अगर हम इनके रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन ले रहे हैं आपके कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। और इनका कौन लेता है रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट। तो इनपे यहाँ पे दोनों चीजें कॉमन है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें अलग हैं, याद रखना। तो ये जो है ये ऐसा इसलिए होता है ताकि वैसे जब किसी बड़े को दिया जाता है तो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को तो पूरा देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो उनका जो फैसला हो गया वो अंतिम फैसला है। लाइक अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपने से छोटे को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं ताकि वो मना ना कर सके। उनके रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट ही करना होता है इन एवरी कंडीशन, कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते वो। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अभी तो लोकसभा को। ठीक है, किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, ये सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? सेम रिपीट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करेंगे। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन करेगा? देखेगा उपराष्ट्रपति देखेंगे। मैंने आपसे कहा था जब राष्ट्रपति क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, वो रिजाइन कर दें या फिर उनको इम्पीच कर दिया जाए तो फिर उनकी जगह कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या फिर उनको अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 6 महीने। क्यों 6 महीने? क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया जाता है इलेक्शन के लिए, कि आपके पास यू हैव ओनली 6 मंथ्स, और 6 महीने में आप क्या करवा लीजिए? इलेक्शन करवा लीजिए और अपना नया प्रेसिडेंट चुन लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए मान लो, और पद उनका रिक्त हो गया, ब्लैंक अगर हो गया, खाली हो गया पद उनका, तो यहाँ पर ब्लैंक पद में 6 महीने के लिए कार्य करेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है 6 महीने के लिए कार्य करेंगे और उस 6 महीने के पीरियड में आपको इलेक्शन करा के एक नया बंदा चुनना होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होता कि यही जो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं यही आपके पूरे बचे, मान लो 5 साल के लिए चुना गया मुर्मू को, अब मुर्मू बीच में क्या कर दें, 2 साल तो पद पे रहें और तीसरे साल ये क्या कर दे? रिजाइन कर दे। ठीक है, रिजाइन कर दे तो बच्चे कितने? 3 साल अभी बच्चे हैं मुर्मू के कार्यकाल को। अब मुर्मू की जगह कौन चुने गए? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ चुने गए, तो अब इनको जगदीप धनखड़ यहाँ पे बन जाएंगे, तो 3 साल के लिए नहीं बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जगदीप धनखड़ 6 महीने के लिए रहेंगे। और 6 महीने में क्या कहा जाएगा कि नए इलेक्शन करवा लो, नए राष्ट्रपति को चुन लो। अगला सवाल, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ये आपको याद रखना है कि जो आपको संविधान का उल्लंघन है इसकी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं करूंगा या होने दूंगा, इसकी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, शपथ में क्या कहते हैं? शपथ में यही कहते हैं मैं संविधान को कभी उल्लंघन नहीं होने दूंगा, और बाकी संविधान की शपथ कोई नहीं खाता, कोई भी संविधान के उल्लंघन की शपथ नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति खाते हैं, याद रखना। और संसद के किसी भी सदन द्वारा कार्यवाही शुरू करी जा सकती है। लाइक अगर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने संविधान का कोई उल्लंघन कर दिया, अब ये चीज
तो किसी भी इम्पीचमेंट लाया जाएगा उनके अगेंस्ट में, तो वो लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अरे सिंपल सा यार, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पीचमेंट महाभियोग द्वारा, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, मतलब कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आधार लगा ले आओ और लगा दो कि भैया लो राष्ट्रपति को हटा दो। संविधान के अतिरिक्त अतिक्रमण करने पर, ठीक है, संविधान का वॉयलेशन करने पर, इनकी इसी चीज की शपथ खाई और इसी चीज का वॉयलेशन कर रहे हो, रुक जाओ अभी तुम्हारे लिए इम्पीचमेंट लेकर के आते हैं, तो ये चीज सही है, ठीक है। राज्य विधानसभा को भंग करने पर बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन अमेरिका का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो अलग है और जो भारत का इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, या फिर संसद में वक्तव्य ना देने पर? राइट आंसर महाभियोग। जब महाभियोग लग जाता है, तो जब महाभियोग प्रूव हो जाता है कि यू प्रूव्ड गिल्टी, जब तुम गिल्टी प्रूव हो गए हो तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? रिजिग्नेशन लेटर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर? तो बस महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है और कोई भी राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटा सकता। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में आता है, एक रेजोल्यूशन के रूप में किसी सदन में लाया जा सकता है। तो अब एक क्वेश्चन और यहाँ से तैयार कर लो कि पूछेगा कि महाभियोग किस सदन में आ सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ? किसी भी सदन में, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये कम से कम 14 दिन पहले आपको लिख करके बता देना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो ये बता देना पड़ेगा कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, और उसके बाद इसको लाया जाएगा एज अ रेजोल्यूशन। अगला सवाल, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, ठीक है। तो सदन के जो कुल सदस्य हैं उनमें से कम 2/3, मान लो अगर मैं कहूं किसी सदन में 300 लोग हैं और 300 का अगर हम 2/3 निकालें तो 200 लोग जो है वो राजी होने चाहिए। 200 लोग जो है वो कहें कि हाँ इनको इम्पीच कर दिया जाए, तो उनके खिलाफ क्या है, महाभियोग प्रस्ताव पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को कार्यविधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यानी कि मान लो आज हमने एक एक्स नाम के पर्सन को हमने सपोज 5 सितंबर को एक राष्ट्रपति चुना था, फिर बीच में उनके लिए क्या आ गया, महाभियोग आ गया। अब ये महाभियोग जो है पास हो गया, ठीक है, और कहा गया यू प्रूव्ड गिल्टी और हम तुम्हें क्या करते हैं, इम्पीच्ड। संसद ने फैसला सुनाया कि हम इम्पीच करते हैं। और यहाँ पर आज की तारीख कितनी है, सपोज आज है 16 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इतना टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मान लो यहाँ से 14 दिन घटा दो, 14 दिन तक क्या है, 14 दिन पहले महाभियोग की प्रक्रिया लाई जानी है, सब बता दिया गया। तो मान लो ये 14 दिन की, फिर 2 दिन ट्रायल चला, ये चला वो चला, सारी चीजें हो करके क्या हो गई, फैसला आ गया 16 दिसंबर को कि तुम इम्पीच्ड करे जाओगे, बिकॉज आप इम्पीच कर दिए जाते हैं क्योंकि आप गिल्टी फाउंड हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, जब तक ये अपने पद पर थे और इन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लिए होंगे, कुछ ना कुछ फैसले लिए होंगे, तो अब इस फैसले को क्या कहा जाएगा, संवैधानिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये जो है वो सभी कृत्य विधि मान्य
होंगे। यानी कि ये जो सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला टाइम पीरियड है, ये पूरा जितना उन्होंने फैसला लिया है अगर, तो वो सारा मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय तक तो वो गिल्टी नहीं थे ना, उसके बाद गिल्टी प्रूव्ड हुए। तो जब और 14 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया गया, तो उसके बाद तो वो कोई नियम कानून लेकर के आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना, ये थोड़ा सा जो है इसी वजह से ये जो है चैप्टर जो है वो टफ होने वाला है या फिर है, और इम्पॉर्टेंट भी है इस बार, तो ज़रूर अच्छे से देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंटर होम यानी कि होम मिनिस्टर थे, और फिर इसके बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया था ज्ञानी जैल सिंह को, और इन्होंने ही एक पोस्ट ऑफिस बिल था, कौन सा? पोस्ट ऑफिस बिल, और ये वही पहले व्यक्ति है या पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस बिल के अगेंस्ट में यूज किया था एक ऐसा पावर जिसको कभी किसी ने आज तक यूज नहीं किया, एंड दैट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कोई बिल आया, उसका राष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी होती है कि उस पर साइन करके उसको बिल को एक्ट बनाना, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने इस बिल को क्या कर दिया, जनता की अच्छाई भलाई या फिर देखते हुए कि ये बिल जो है वो जनता के लिए सही नहीं है, तो इस बिल को क्या कर दिया उन्होंने, अपनी पॉकेट में रख लिया, ध्यान ही नहीं दिया उस पर, क्योंकि इन पे जो राष्ट्रपति होते हैं इन पे कोई प्रेशर या फोर्स तो रहता नहीं है कि 10 दिन में साइन करके वापस करना है, 20 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उनकी मर्जी है तो वो साइन कर देंगे तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं मर्जी है तो साइन नहीं करेंगे, और जब साइन नहीं करेंगे, मर्जी नहीं है उनकी, तो वो क्या, उसको कहा जाता है इस पावर को पॉकेट वीटो, यानी कि उन्होंने वो बिल को अपनी पॉकेट में रख लिया और उसको कभी खोल करके देखा ही नहीं। तो पॉकेट वीटो का यूज करने वाले अगर कोई राष्ट्रपति हैं तो वो ज्ञानी जैल सिंह है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो है ये क्या थे, अभी हमने देखा, ये तो होम मिनिस्टर थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तो यहाँ पर ये क्या थे, ये होम मिनिस्टर थे। बाकी सारे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति रहे हैं, वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति रहे, ये पहले सब उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने, ठीक है। और ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर से राष्ट्रपति बने। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। अब ये आपको सीक्वेंस पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। चौथे राष्ट्रपति आपके वीवी गिरी थे, याद रखिएगा, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। अब इसको याद करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जो या फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी पूरा चार्ट लगा करके, कि सबसे पहले 1947 में बने, ठीक है। 47 के बाद फिर इसके बाद आपके कौन कौन बनते गए, कौन कितने साल के लिए रहा, 10 साल के लिए जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करके पूरा याद कर लो, याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला सवाल, ये मैंने बताया था कि 2 टर्म्स के लिए रहे थे, 50 में बने थे और फिर इसके बाद ये 52 में बने थे और फिर इसके बाद 62 में ये जो है वो हटे थे अपने पद से। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी 52 में नहीं बने थे, 22 जुलाई 1950 को चुने गए थे राष्ट्रपति पूरे देश के। तो याद रखिएगा 50 से लेकर के 60 तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले गैर कांग्रेसी जो थे वो वीवी गिरी ही थे, ठीक है। वीवी गिरी जो थे वो पहले गैर कांग्रेसी थे, ये याद रखना। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र कौन है? तो वो आपके नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। इनके पोजीशन में कोई नहीं था, सर्वसम्मति से इनको चुना गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी राजगोपालाचारी। तो इनका नाम नहीं है, बाकी सब तो अभी हमने देखे कि ये सब क्या रहे थे, ये दोनों आपके क्या रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, फिर प्रेसिडेंट बने हैं, और ये आपके क्या थे, होम मिनिस्टर थे, और फिर आपके प्रेसिडेंट बने। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक सर्व किया है जिन्होंने, वही रहे 2 बार, बाकी तो कोई भी नहीं रहा। तो यहाँ पर 10 सालों तक थे, लगातार 2 बार बने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यानी कि एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केस में हुआ, ऐसा आर्टिकल 57 बताता है। तो ये आपके क्या थे, टोटल 30 क्वेश्चंस थे, और लास्ट क्लास में भी हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 30 क्वेश्चंस, हर स्लाइड में आपके लिए लेकर के आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।